नमस्कार भाइयों। मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा जो भरतपुर जाट स्टेट है उसकी स्थापना कैसे हुई। वो राजस्थान जिसको कभी राजपूताना कहा जाता था, जहाँ पे राजपूतों की तकरीबन 1 दर्जन रियासतें थी, उसमें एक जाट राज्य का उदय कैसे हुआ। और जो ब्रज का क्षेत्र है उसमें एक दो नहीं 1 दर्जन जाट स्टेट बनी। भरतपुर, धौलपुर, इधर बल्लभगढ़ और हाथरस और ठेनवा गोत्र की और कई रियासतें हाथरस के आसपास थी, मुरसान वगैरह। तो खैर आज भरतपुर पे ही रहते हैं, विषांतर हो जाएगा। तो भरतपुर रियासत के बनने की पूरी कहानी आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। कुछ भाई मेरे हर वीडियो में आके कमेंट करते हैं कि सूरजमल को राजा तो हमने बनवाया था। एक जाति विशेष के लोग, आप समझ गए होंगे वो कौन लोग हैं। तो उनसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई आज और पहले भी इतिहास में भी बिना मतलब कोई किसी को चपरासी भी नहीं बनवाता। तो या तो सच बताओ तो पूरा सच बताओ, आधा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। एक राजा बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? एक राज्य के पास अपना एक भूभाग होता है, जमीन। जमीन होनी चाहिए, किले होने चाहिए, सेना होनी चाहिए और जनता से टैक्स वसूलने की ताकत होनी चाहिए। जब ये चारों चीज किसी राजा के पास आ जाती हैं तो वो राजा बन जाता है। और रही बात मान्यता देने की, तो मान्यता तो अभी जो इजराइल जो मुल्क है 1947 में ये बना था, यहूदियों का मुल्क, इसको आज भी आधी दुनिया ने मान्यता नहीं दे रखी। भारत ने भी 90 के दशक में इसको मान्यता नहीं दी थी। और मुसलमान तो इसको देश ही नहीं मानते, तो क्या वो देश नहीं है? तो ऐसे ही जब शिवाजी महाराज ने मराठा राज्य की स्थापना की थी दक्षिण भारत में, तो महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मणों ने उनको राजा मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि राजा बनने का अधिकार एक ही जाति के पास है। वो कौन सी जाति आप समझ गए होंगे। उनको शूद्र कह दिया था। तब उन्होंने अपना राज्याभिषेक कैसे करवाया था वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। अब आते हैं भरतपुर पे। भरतपुर राज्य की शुरुआत गोकुला जाट से हुई थी और सूरजमल तक का पूरा इतिहास मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही ज्ञान बढ़ाने वाला, नॉलेज बढ़ाने वाला है। इसको पूरा देखें, अपने ग्रुप में शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा समाज के, हमारे समाज के और दूसरे समाज के लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए कि ये राज्य कैसे बनते थे। और इस देश के अंदर सभी जातियों के राजा हुए हैं। इस देश के अंदर हेमू भी राजा हुआ है जो बनिया जाति से था, इसी हरियाणा के अंदर पैदा हुआ था, रेवाड़ी के अंदर। इसी देश में शिवाजी महाराज मराठा भी राजा हुए। इसी देश के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य भी राजा हुए हैं, जो एक ओबीसी जाति से थे। और अहीर गुजर सब जाति के राजा इस देश में हुए हैं, सबका अपना इतिहास है। तो अब बात शुरू करते हैं भरतपुर स्टेट की। और ये इतिहास शुरू होता है गोकुला जाट से। इनका असली नाम गोकुल देव था और इनके गांव का नाम था तिलपतगढ़ी। और ये फरीदाबाद जिले की पलवल तहसील में ये गांव पड़ता है। और इनका गोत्र था अग्गा। तो 1969 के अंदर तिलपत का युद्ध हुआ था औरंगजेब और गोकुला जाट की सेना के बीच में। उसके कारण ये थे कि औरंगजेब लगातार दक्षिण भारत में युद्ध में उलझा हुआ था। इसके कारण उसके राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो गई थी। तो उसने मुगल सूबेदारों को यह आदेश दिया कि हिंदू किसानों से भारी टैक्स वसूले, जजिया टैक्स लगा दिया और जबरन धर्म परिवर्तन करवाने लगा। और तीसरा जो बात थी वो ये थी कि मथुरा के अंदर केशवनाथ मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि, औरंगजेब की आंख में हमेशा खटकती थी, उसको तोड़ने का आदेश दे दिया 1969 में। उसका रिजल्ट ये निकला कि किसानों में बड़ा भारी गुस्सा पैदा हो गया। तो उन्होंने गोकुला जाट को, तिलपतगढ़ी के सरदार को अपना कमांडर नियुक्त किया और 10,000 जवान लड़कों की एक सेना बनाई गई। उसके अंदर सभी 36 बिरादरी के जवान शामिल थे। अहीर भी थे, गुज्जर भी थे, जाट भी थे, ओबीसी भी थे, दलित सब थे। और
इसका जो कमांडर मैंने बताया, माधु जाट का बेटा गोकुला जाट चुना गया। अब हुआ ये कि इसकी जो लड़ाई की शुरुआत कहाँ से होती है, सिहोरा गांव पड़ता है ब्रज क्षेत्र में ही। उसके अंदर 1 मई 1669 को एक पंचायत रखी गई, इसी बात को लेके कि जो ये टैक्स लगाया औरंगजेब ने, बहुत नाजायज टैक्स लगाया था, और जो धर्म परिवर्तन जबरन वो कर रहा था, मंदिरों को ढा रहा था। और इस काम के लिए उसने जो अपने कमांडर नियुक्त किए थे, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। मथुरा के अंदर हसन अली खान, ब्रह्मदेव सिसोदिया, ये नाम सुन के आप चौंक गए होंगे, क्योंकि उस समय मुगलों और राजपूतों के बीच एक सामरिक साझेदारी बन चुकी थी, सैन्य समझौता हो गया था, और ज्यादातर राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ मनसबदारी का एक रिश्ता कायम कर लिया था। मुगल दरबार के अंदर मनसबदार बन गए थे, उनसे टैक्स देने लगे थे और मुगल रियासत के अंडर आ गए थे। और जो मथुरा की सादाबाद छावनी थी एक औरंगजेब की, उसका कमांडर इन चीफ था अब्दुल नबी, एक बहुत ही कट्टर मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम था, और यही धर्म परिवर्तन करवाता था। तो 1 मई 1969 को सिहोरा गांव में पंचायत हो रही थी गोकुला जाट के नेतृत्व में। मुगल फौज ने आके गांव को घेर लिया, और इस मुगल फौज का जो नेतृत्व कर रहा था वो था अब्दुल नबी। तो जब उसने गांव को घेरा तो जाट सेना ने उसका मुकाबला किया, और इस लड़ाई में जो उनका कमांडर इन चीफ था अब्दुल नबी, वो मारा गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। गोकुला जाट की सेना ने सादाबाद की छावनी को लूट लिया, उस पर हमला करके सारे हथियार लूट लिए और छावनी में आग लगा दी। तो उसके बाद में औरंगजेब बौखला गया। तो औरंगजेब ने, ये जो लड़ाई शुरू हुई 1669 मई से, ये दिसंबर तक चली, रह रह के बीच बीच में कभी बंद हो जाती थी, फिर शुरू हो जाती थी। और गोकुला की सेना ने एक किस्म से छापामार पद्धति से मुगलों का सामना किया। अब दिसंबर के अंदर तिलपत से 20 मील दूर मुगलों के साथ जो आखिरी मुकाबला हुआ, इस लड़ाई में भी मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा। दिसंबर की बात बता रहा हूं। दिसंबर के आखिरी सप्ताह के अंदर औरंगजेब ने एक बड़ी सेना भेजी, और ये लड़ाई 4 दिन चली। लेकिन इस लड़ाई में गोकुला जाट की हार हो जाती है। गोकुला और उसके ताऊ उदय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 1 जनवरी 1670 को आगरे के अंदर कोतवाली के सामने गोकुला जाट और उनके ताऊ उदय सिंह की तलवारों से काट काट के हत्या कर दी जाती है। तो गोकुला जाट का अध्याय यहाँ पे समाप्त। और यहाँ दूसरा जो योद्धा पैदा होता है वो होता है राजा राम जाट। तो औरंगजेब को जब ये लगा कि मैंने जाट विद्रोह को खत्म कर दिया या शांत कर दिया, तो ये उसकी गलतफहमी थी। उसके बाद में मथुरा के अंदर सिनसिनी गांव के अंदर राजा राम जाट नाम का एक और योद्धा पैदा होता है, जो भज्जा सिंह का बेटा था। सिनसिनवार इसका गोत्र था, और इसकी जो शासन अवधि थी वो 1670 में गोकुला का की हत्या होती है, और नेतृत्व आ जाता है राजा राम जाट के हाथ में। तो ये इसने अपना एक शासन बना लिया था 1670 से 1688 के बीच में। और इसका जो सहयोगी था वो था राम की चाहर, चाहर खाप का मुखिया। तो जो पहली घटना होती है वो ये होती है कि इसने मुगलों की चौकी को लूटा था। वहां से 20 लाख की मालगुजारी हर महीने मुगलों को मिलती थी। और ये गांव का नाम था आऊ, और इसका सेनापति था लाल बेग। ये लाल बेग जो था ये बहुत ही कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और उसने एक हिंदू स्त्री के साथ व्यभिचार किया था। तो राजा राम जाट लाल बेग की हत्या कर देता है। उसके बाद इसने एक रणनीति बनाई
इसने जंगल के अंदर मिट्टी की गढ़ियां बनाई, एक टाइप से किले होते थे। एक सेना का गठन किया, धौलपुर और आगरा के बीच में टोल नाके बना दिए। ये वहां से गुजरने वाले हर गाड़ी से 200 रुपये टैक्स वसूलता था और मुगलों के काफिले को लूटता था, छापामार तरीके से हमला करता था। तो औरंगजेब ने इससे लड़ने के लिए पहले अपने चाचा जफर जंग को भेजा, वो हार गया लड़ाई में। फिर इसने औरंगजेब ने अपने बेटे आजम को भेजा, वो भी हार गया। फिर अपने पोते बीदर बख्त को भेजा, वो भी हार गया। उसके बाद दूसरी जो लड़ाई हुई, ये हुई 1688 में। राजा राम जाट ने सिकंदरा, आगरा के अंदर ये अकबर का मकबरा था, उस पे हमला करके 400 मुगल सैनिकों की हत्या कर दी। अकबर और जहांगीर की कब्र खोद कर उनकी हड्डियों को जला दिया तथा सिकंदरा जो मकबरा था उसके कांसे के फाटक तोड़ डाले और वहां सोने और चांदी की जो नक्काशी थी कब्र पे, वो उखाड़ के ले गया। अब राजा राम जाट का अंत कैसे हुआ? 4 जुलाई 1688 को मुगलों से लड़ते हुए पीठ में गोली लगने से राजा राम जाट की मौत हो जाती है। तो मुगल उसका सर काट के औरंगजेब के दरबार में पेश करते हैं। उनके सहगुराम की चाहर गिरफ्तार हो जाते हैं, उनका भी सर कलम कर दिया जाता है। राजा राम जाट की समाधि अलवर जिले के हरसौली कस्बे में है। उनकी पत्नी की समाधि सिनसिन गांव में है, सिनसिनी गांव में। तो 4 जुलाई 1688 को राजा राम जाट की मौत होने के बाद फिर नेतृत्व आता है चूड़ामन जाट के हाथ में। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1695 से 1721 तक, 20 सितंबर 1721 तक। ये राजा राम जाट के ही छोटे भाई थे, वज्जा सिंह के छोटे बेटे थे और इनका गांव सिनसिनी था। इनकी सेना में 1702 में पिता की मौत के बाद इनके पास 500 घुड़सवार, 10,000 पैदल सैनिक थे तथा हाथरस के जमींदार नंदराम, इनके पास 100 घुड़सवार थे, वो भी इनकी सेना में शामिल हो गए। इन्होंने भरतपुर के पास आगरा से 150 किलोमीटर पश्चिम में धून नामक एक जगह पे एक अपना किला बनाया था। धून राज्य में उस टाइम 80 गांव होते थे। तो औरंगजेब की मौत के बाद 13 जून 1707 को औरंगजेब के बेटे आजम और मुअज्जम के बीच में युद्ध हुआ। तो पहले ये जो था चूड़ामन जाट, इसने मुअज्जम को लूटा। आजम हारने लगा तो आजम को भी लूटा और मुगलों से जो इसको मुगलों को लूटने से जो धन की प्राप्ति हुई, उससे ये काफी धनी हो गया। इसके अलावा इसने जो रेवेन्यू कलेक्शन का दूसरा तरीका आजमाया, मथुरा, आगरा और धौलपुर वाले राजमार्ग को इसने बंद कर दिया। वहां पे टोल नाके बना दिए, वहां ये टोल वसूलने लगा और मुगल काफिलों को लूटपाट करता था। तो इसने अपनी एक नियमित सेना बना ली, वेतन देने के लिए इसके पास धन की व्यवस्था हो गई और धून के किले का इसने निर्माण किया। तो इसकी इन गतिविधियों से परेशान होके औरंगजेब ने इसको खत्म करने के लिए राजा जयसिंह को जिम्मेदारी सौंपी थी। राजा जयसिंह ने एक पूरा सैनिक अभियान चलाया था इसको खत्म करने के लिए भरतपुर स्टेट को। लेकिन ये छापामार पद्धति से युद्ध करते थे। अगर इन पे मुगल सेना भारी पड़ने लगती थी तो उस जगह को छोड़ के जंगलों में चले जाते थे और जब मुगल सेना वहां से चली जाती थी तो फिर वापस अपनी जगह पे आ जाते थे, जो रणनीति शिवाजी महाराज अपनाते थे। लेकिन गृह कलेश से तंग आके 1721 में इन्होंने आत्महत्या कर ली, राजा चूड़ामन ने। राजा चूड़ामन की आत्महत्या के बाद में फिर बदन सिंह आते हैं। बदन सिंह चूड़ामन के भतीजे थे। चूड़ामन की मौत होती है 22 सितंबर 1721 को। उसके बाद में विवाद होता है चूड़ामन के बेटे मोहकम सिंह और चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह के बीच में। इस मौके का फायदा
जो जयपुर के राजा हैं जय सिंह, वो उठाते हैं, क्योंकि वो चूड़ामन से काफी परेशान थे और जो उनके रणनीतिक सहयोगी थे औरंगजेब, वो भी चूड़ामन से परेशान थे। तो इसका फायदा उठा के जय सिंह बदन सिंह का साथ देते हैं और बदन सिंह को गद्दी मिल जाती है और यहाँ से फिर भरतपुर रियासत की स्थापना हो जाती है और बदन सिंह को इस रियासत का संस्थापक माना जाता है। तो मुगलों और जो ये जयपुर का राजा था जय सिंह, ये भरतपुर को एक स्टेट मान लेते हैं, मान्यता दे देते हैं, क्योंकि जय सिंह ये बात औरंगजेब को समझा देता है कि जाटों से लड़ना, मतलब इनको काबू में करना नामुमकिन है, इसलिए इनको एक राज्य का दर्जा दे देते हैं और इनको इनके साथ एक अपनी रणनीतिक समझ बना लेते हैं। तो इसके अलावा जय सिंह ने बदन सिंह को अपनी एक जागीर भी दी, जिसकी वार्षिक आय 18 लाख रुपए थी। उन्होंने इस पैसे से ब्यावर के किले का निर्माण करवाया। उसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली पे हमला किया। ईरान के बादशाह ने, तो मुगल काफी कमजोर हो गए थे। इसका फायदा उठाकर बदन सिंह ने मुगलों के किले और इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यानी उसने जो अपने राज्य का विस्तार था वो मुगलों के इलाके में किया, राजपूतों के इलाके में उसने अपने राज्य का विस्तार नहीं किया। बदन सिंह ने ज्यादा विस्तार उन्होंने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ही किया। इसके अलावा एक सोगरिया रियासत थी खेमकरण जाटों, खेमकरण रियासत सोगरिया जाटों की, ये बदन सिंह के दुश्मन थे। खेमकरण चूड़ामन का पुराना साथी था, जो बदन सिंह के चाचा हुए चूड़ामन। सूरजमल ने, महाराजा बदन सिंह ने सूरजमल को खेमकरण को खत्म करने के लिए भेजा। सूरजमल ने खेमकरण को हराकर सोगड़िया रियासत परगने को भी अपने अधिकार में ले लिया। अच्छा, भरतपुर के उत्तर में मेवात एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। ये जो मेव थे, ये एक रियासत थी और ये लूटपाट भी करते थे जयपुर रियासत में। तो जो जयपुर के राजा थे जय सिंह, उन्होंने सूरजमल को बोला कि इनसे निपटो कैसे भी। तो सूरजमल ने मेवात पे हमला किया और मेवात को जीत के अपने राज्य में मिला लिया। उस समय वहां से 18 लाख रुपए की वार्षिक आय मेवात से आती थी, वो भी भरतपुर रियासत का हिस्सा बन गया। अच्छा, बदन सिंह कभी भी मुगल दरबार में नहीं गए, उनको खूब बुलावे आते थे, लेकिन वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। कहते हैं बदन सिंह के 26 बेटे थे, उन्होंने अपने राज्य का बंटवारा सूरजमल और छोटे बेटे प्रताप के बीच किया, लेकिन प्रताप की 2 नवंबर 1745 को मौत हो जाती है। सूरजमल पूरे भरतपुर के राजा बन जाते हैं। अब लास्ट में महाराजा सूरजमल जाट की बात कर लेते हैं। यूं तो इनकी फैमिली ट्री काफी लंबी है, सूरजमल के बाद में फिर जवाहर सिंह आते हैं, और लेकिन फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। सूरजमल की बात करते हैं। सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 को हुआ था, जिस दिन औरंगजेब की मौत हुई थी। इनको जाटों का प्लेटो, कुशल प्रशासक, दूरदर्शी, लोहागढ़ किले का निर्माता भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु हुई थी 25 दिसंबर 1763 को हिंडन नदी के तट पर। मुगलों से लड़ते हुए मुगलों ने घात लगाकर हमला किया और इनका सर काट के ले गए थे। इनका जो साम्राज्य था वो था आगरा, अलीगढ़, मेरठ, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, और राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, और हरियाणा में गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद, रेवाड़ी और मेवात। इनकी शासन अवधि थी 1755 से 1763 तक। इनकी सेना में 25,000 पैदल सैनिक और 15,000 घुड़सवार थे। भरतपुर पर 1732 तक सोगरिया जाटों का शासन था। सूरजमल ने 25 साल की उम्र में सोगरिया जाटों को हराकर वहां पे अपनी राजधानी बनाई, लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया। महाराजा सूरजमल 80 युद्धों के विजेता थे। तो 80 युद्धों का तो यहाँ पे मैं विवरण दे नहीं पाऊंगा, लेकिन 3-4 युद्धों जो मेन मेन थे उनका विवरण दे देता हूँ। मराठों के साथ
20 जनवरी 1754 से 18 मई 1754 तक 6 महीने 80,000 सैनिकों ने कुमेर के किले को घेर लिया था। मल्हार राव होलकर और इमादुल मुल्क की ज्वाइंट सेना थी मुगल और मराठों की। इस लड़ाई में होलकर का बेटा खांडेराव होलकर मारा गया था और मराठों को पीछे हटना पड़ा था। किले की घेराबंदी खत्म करनी पड़ी थी। दूसरी लड़ाई बगरू का युद्ध, ये 20 अगस्त 1748 को लड़ा गया था। जयसिंह सेकंड जो थे जयपुर के राजा, उनकी मौत के बाद उनके दो बेटों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच सत्ता का संघर्ष हुआ था। तो माधो सिंह के साथ सिसोदिया, राठौर, चौहान और मराठा, ये 3-4 सेनाएं थी। और ईश्वरी सिंह के साथ महाराजा सूरजमल 10,000 की सेना लेके गए थे। इस लड़ाई में माधो सिंह की हार हुई और ईश्वरी सिंह की जीत हुई। कहते हैं इस लड़ाई में महाराजा सूरजमल ने मुंह में घोड़े की लगाम लेके युद्ध किया था, दोनों हाथों में तलवार लेके। तीसरी लड़ाई जब महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को जीता था, ये 10 मई 1753 की बात है। मुगल बादशाह अहमद शाह और उनके वजीर सफदरजंग के बीच में लड़ाई हो गई थी। सफदरजंग को मुगल बादशाह अहमद शाह हटाना चाहते थे। तो उस समय महाराजा सूरजमल 15,000 घुड़सवार और पैदल सेना लेके दिल्ली पहुंचे थे। अहमद शाह के पास 1.5 लाख सैनिक थे और सफदरजंग की सेना में भी बगावत हो गई थी। उन्होंने भी अपने बादशाह का साथ दिया था, लेकिन फिर भी महाराजा सूरजमल ने दिल्ली फतेह की और सफदरजंग को ही वजीर बनवाया। और चौथी और सबसे जो महत्वपूर्ण लड़ाई थी वो थी आगरा फतेह करने की। ये 1 जनवरी 1670 को जो वहां पे क्या नाम, गोकुला जाट का बलिदान हुआ था। तो 681 साल गुलाम रहा था ये आगरा जो था, और ये मुगलों की राजधानी रही थी। तो गोकुला जाट की हत्या का बदला लेने के लिए सूरजमल ने 20 दिन तक आगरे शहर की घेराबंदी करी थी और अदम्य साहस के सामने मुगल सेना हारी और आगरा मुगलों की राजधानी थी, लेकिन भरतपुर राज्य में इसको सूरजमल ने शामिल किया था। तो ये चार जो लड़ाई प्रमुख सूरजमल ने लड़ी और जीती, उसका मैंने आपको विवरण दिया। वीडियो कैसा लगा, क्योंकि काफी लंबा हो गया वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।